हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेस के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ में राठौड़ राजवंश और मालदेव तक के शासकों को हम पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम मालदेव से आगे के शासकों को पढ़ने वाले हैं और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है मालदेव, चंद्रसेन, उदय सिंह और जसवंत सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन। राव मालदेव तक के मारवाड़ के राजाओं को हमने पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन को, जो मालदेव के ठीक बाद राजा बनता है। मालदेव के ठीक बाद मारवाड़ का जो शासक है वो कौन बनेगा? मालदेव का पुत्र राव चंद्रसेन। वही चंद्रसेन जिसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया था, जिसे राणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। इसके अलावा राणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या फिर अग्रगामी किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा हम राव चंद्रसेन की करते हैं, जो मालदेव के ठीक बाद राजा बनता है। दोस्तों, मालदेव के 3 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र था राम या फिर राम सिंह। उसके बाद उदय सिंह, ये वही उदय सिंह है जिसको अकबर के द्वारा मोटा राजा की उपाधि दी गई थी, मोटा राजा उदय सिंह। और सबसे छोटा बेटा जो था मालदेव का वो कौन था? राव चंद्रसेन। कहते हैं कि राव मालदेव ने राम को राज्य से निष्कासित कर दिया था, राम सिंह को राज्य से निष्कासित कर दिया था और चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया था मारवाड़ का। राव चंद्रसेन राव मालदेव की रानी स्वरूप दे का पुत्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रसेन किसका पुत्र है? राव मालदेव की रानी स्वरूप दे झाली का पुत्र था। ये वही स्वरूप दे झाली है जिसने मंडोर में बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुजीरो तालाब कहाँ पे है? बहुजीरो तालाब मंडोर में है और इसका निर्माण मालदेव की रानी स्वरूप दे झाली के द्वारा करवाया जाता है और इन्हीं का पुत्र है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को राव मालदेव ने जोधपुर का राजा घोषित कर दिया और कुछ ही समय बाद लगभग 1564 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1564 ईस्वी में अकबर राव चंद्रसेन से जोधपुर छीन लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं। 1564 ईस्वी में जोधपुर छीन जाता है किससे? राव चंद्रसेन से। और याद रखें अकबर किसके नेतृत्व में यहाँ पे सेना भेजता है? तो ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर अपने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज करके जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और राव चंद्रसेन को यहाँ से भागना पड़ता है। जोधपुर छीन जाने के बाद चंद्रसेन को दर दर भटकना पड़ा और ऐसे समय में 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। नागौर दरबार का आयोजन कब होता है? 1570 ईस्वी में। तो राव चंद्रसेन भी अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम है राय सिंह। राव चंद्रसेन के पुत्र का नाम क्या है? राय सिंह। अकबर के नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी अपने पुत्र राय सिंह के साथ उपस्थित होता है, लेकिन अकबर के द्वारा राव चंद्रसेन के भाइयों, एक का नाम राम है, दूसरे का उदय सिंह, इन दोनों को ज्यादा सम्मान देने के कारण और राव चंद्रसेन को कोई सम्मान नहीं मिलने के कारण यहाँ से नाराज होकर के राव चंद्रसेन भाद्राजून चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है कहाँ पे चला जाता है चंद्रसेन? भाद्राजून। और भाद्राजून में जाकर के अपनी सेना को इकट्ठा करता है या फिर मुगलों के विरुद्ध अपनी सेना को संगठित करता है, लेकिन इस बात का पता अकबर को चल जाता है और अकबर ने अपनी सेना राव चंद्रसेन के विरुद्ध इसके पीछे पीछे भाद्राजून सेना भेजता है, लेकिन राव चंद्रसेन भाद्राजून से निकलकर कहाँ पे चला जाता है? सिवाना। और कहते हैं कि सिवाना में भी अकबर ने सेना भेजी, लेकिन फिर भी राव चंद्रसेन सिवाना से निकल करके रामपुरा की पहाड़ियों में चला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे चला जाता है? रामपुरा की पहाड़ियों में। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, रामपुरा की पहाड़ियों में चला जाता है। पहले भाद्राजून, उसके बाद सिवाना और सिवाना के बाद रामपुरा की पहाड़ियों में, और फिर यहाँ से सिरोही और सिरोही से डूंगरपुर बांसवाड़ा चला जाता है। इस प्रकार पहाड़ियों में घूमते घूमते इसका जो जीवन है वो बीत जाता है। लेकिन कहते हैं कि इसने भाद्राजून से निकलने के बाद
स्थानीय लोगों को लूटना शुरू कर दिया था और यहीं से राव चंद्रसेन मारवाड़ के लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गया। इस प्रकार से ये कमी रही राव चंद्रसेन की, इसलिए इसे इतिहास में इतना याद नहीं किया जाता। इसीलिए इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं इसे? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहते हैं, क्योंकि इसने अंत में जाकर के स्थानीय लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो जितना सम्मान महाराणा प्रताप को मिल पाया उतना सम्मान राव चंद्रसेन को नहीं मिल पाया। लेकिन यदि पूछा जाए कि इस दौरान राव चंद्रसेन के सहयोगी कौन रहे, तो याद रखें ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके सहयोगी के रूप में एक आप लिख सकते हैं रावल सुखराज, ये इसके सहयोगी रहे हैं, रावल सुखराज। दूसरा सुजा, और एक नाम और मिलता है देवीदास। देवीदास ये कौन थे? राव चंद्रसेन के सहयोगी थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन आपके सामने है राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा और राजा उदय सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या फिर मारवाड़ का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है उदय सिंह, राम सिंह, जगत सिंह और जगमाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। हमने पढ़ा कि राम सिंह को राव मालदेव के द्वारा जोधपुर से निष्कासित कर दिया जाता है और ये 1564 ईस्वी में कहाँ पहुंच जाता है? अकबर के शरण में चला जाता है और अपने भाई चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर से सहायता मांगता है। और फिर 1564 ईस्वी में ही अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर में सेना भेजी और सेना भेज करके जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। और 1564 से लेकर के 1570 ईस्वी तक 6 साल तक, लगभग 6 साल तक चंद्रसेन जोधपुर नहीं आ सका। और 1570 में आपको पता है 1570 में नागौर दरबार का आयोजन होता है। इस नागौर दरबार में मारवाड़ की तरफ से कौन शामिल होता है? तो देखिए, मारवाड़ की तरफ से राव चंद्रसेन के 2 भाई, एक का नाम है राम सिंह और दूसरा जो है उसका नाम है उदय सिंह। ये दोनों मारवाड़ की तरफ से नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर से राव कल्याणमल अपने 2 पुत्रों, जिसमें एक का नाम है राय सिंह और दूसरे का नाम है पृथ्वीराज राठौड़, जिन्होंने वेली किशन रुक्मणी की रचना की थी। तो कल्याणमल अपने 2 पुत्र राय सिंह और पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज राठौड़ के साथ नागौर दरबार में उपस्थित होता है। जबकि जैसलमेर से देखिए, जैसलमेर से कौन आया था? हरराय भाटी। याद रखें, जैसलमेर से हरराय भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन अपने प्रतिनिधि को नागौर दरबार में भेजा था। याद रखें, राव चंद्रसेन भी इस दरबार में अपने पुत्र और उनके पुत्र का नाम भी क्या मिलता है? राय सिंह, अपने पुत्र के साथ उपस्थित हुआ था। लेकिन चंद्रसेन को कोई सम्मान नहीं मिलने के कारण चंद्रसेन अपने पुत्र राय सिंह को यहाँ छोड़ देता है और कहाँ चला जाता है? भाद्राजोन चला जाता है। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाद्राजोन में जाकर के ये मुगलों के विरुद्ध सेना इकट्ठी करता है, अपनी सेना को संगठित करता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। दोस्तों, इस नागौर दरबार में बीकानेर से कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज के साथ आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट करें। इस नागौर दरबार में कब होता है नागौर दरबार? 1570 ईस्वी में। और बीकानेर से कौन आया था? कल्याणमल। बीकानेर से कौन आया था? कल्याणमल। किसके साथ? अपने पुत्र राय सिंह और इसके दूसरे पुत्र का नाम है पृथ्वी सिंह या फिर पृथ्वीराज राठौड़। अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित होता है। इस राय सिंह से संबंधित 2 बड़ी घटनाएं आप यहां से नोट कर सकते हैं। एक है आपकी, अकबर ने 1572 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट,
1572 ईस्वी में राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? राय सिंह को नियुक्त किया। कब किया गया? 1572 में। दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना है 1574 में। 1574 में अकबर राय सिंह को भेजता है राव चंद्रसेन को दंडित करने के लिए। तो ये दोनों ही बातें यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता है किसे? कल्याणमल के बेटे राय सिंह को। और 1574 में अकबर ने राय सिंह को भेजा किसको दंडित करने के लिए? राव चंद्रसेन को दंडित करने के लिए। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि 1572 से 1581 तक जोधपुर का प्रशासक रहता है राव राय सिंह। 1581 तक, 1572 से 1581 तक जोधपुर का प्रशासक कौन था? राव राय सिंह था, बीकानेर का राय सिंह था। लेकिन 1581 में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1581 ईस्वी में अकबर राय सिंह को यहां से हटाकर काबुल भेज देता है। कहां पे भेज देता है? काबुल बलूचिस्तान भेज देता है और जोधपुर को खालसा घोषित कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोधपुर कब खालसा घोषित होता है? खालसा मतलब खालिस्तान, यहाँ किसी का शासन नहीं है, तो खालसा का मतलब क्या होता है? खालिस्तान। तो 1581 में घोषित करता है अकबर खालसा किसे? जोधपुर को। और 1581 से लेकर के 1583 तक जोधपुर क्या रहता है? खालसा रहता है। और 1583 में अकबर मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का राजा बना देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं 1581 से लेकर के 1583 तक जोधपुर क्या रहा? खालसा रहा। और फिर 1583 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया किसने? अकबर ने। और इसके बदले में 1587 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम मिलता है जगत गुसाई, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? जगत गुसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, इसका विवाह 1587 में अकबर के पुत्र जहांगीर से कर देता है। किससे कर देता है? जहांगीर से कर देता है। और इससे खुश होकर के अकबर उदय सिंह को 1000 की मनसब प्रदान करता है। इससे पहले मनसब प्रदान नहीं की थी अकबर ने उदय सिंह को। 1587 में अकबर के द्वारा 1000 की मनसब प्रदान की जाती है किसे? मोटा राजा उदय सिंह को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राम सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप या फिर मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राव चंद्रसेन। जबकि अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है। कान का कच्चा राजा किसे कहा जाता है? अजीत सिंह को कहा जाता है, जो कि जसवंत सिंह के पुत्र हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? ऑप्शन आपके सामने है भादराजून, लोहावट, खरातल और कानुजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भादराजून। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गद सिंह। देखिए गद सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? दल थम्बन की, वेरी इंपॉर्टेंट, दल थम्बन की उपाधि किसे दी गई थी? महाराजा गद सिंह को। तीसरा ऑप्शन आपको दिया है राव सूर सिंह और चौथा ऑप्शन आपको दिया है जय सिंह प्रथम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राव सूर सिंह। राव सूर सिंह को अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि प्रदान की जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, राव सूर सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? ऑप्शन आपके सामने है जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह और सूर सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह। दोस्तों लगभग 1678 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह का निधन हो जाता है और कुछ समय बाद ही इनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है
अजीत सिंह। अजीत सिंह जिसकी धाय का नाम था गोराधाय। क्या नाम था? गोराधाय। किसकी धाय थी? अजीत सिंह की धाय थी। और याद रखें, अजीत सिंह को औरंगजेब दिल्ली में स्वरूप सिंह की हवेली में कैद कर लेता है। कहाँ पे कैद कर लेता है? दिल्ली के अंदर स्वरूप सिंह की हवेली में औरंगजेब के द्वारा अजीत सिंह को कैद कर लिया जाता है। लेकिन दुर्गादास राठौड़ और गोराधाय की सहायता से अजीत सिंह को यहाँ से बचाकर जोधपुर लाया जाता है। और उस समय मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा राज सिंह थे। दोस्तों 1679 की बात है, जिसे हम कहते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कब होता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कब होता है? 1679 में होता है। और इसी गठबंधन के तहत अजीत सिंह को मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है 1679 में होता है। इसी गठबंधन के तहत अजीत सिंह को राज सिंह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। लेकिन आगे चल करके यही अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर देता है, जोधपुर से निकाल देता है। इसके अलावा ऑप्शन में आपको दिया है जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, जो कि अजीत सिंह का पिता है। दोस्तों याद रखें, जसवंत सिंह ने मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया था। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था? तो याद रखें, जसवंत सिंह ने। और सबसे पहला जो युद्ध है वो होता है 1658 ईस्वी में, फरवरी 1658 ईस्वी में। मुगल उत्तराधिकारी का जो सबसे पहला युद्ध है वो कब होता है? फरवरी 1658 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध को कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध। क्या कहते हैं? बहादुरपुर का युद्ध कहते हैं। किसके बीच होता है ये? दारा और सुजा के बीच। शाहजहां के पुत्र दारा और सुजा के बीच ये युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में विजय किसकी होती है? सुजा इस युद्ध में जीत जाता है। इसके बाद 1658 के बाद दूसरा युद्ध होता है धर्मट का युद्ध। और ये धर्मट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। धर्मट का युद्ध कब होता है? अप्रैल 1658 ईस्वी में। अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है। और ये युद्ध किसके बीच में होता है? दारा और औरंगजेब के बीच। दारा और औरंगजेब के बीच होता है। लेकिन इस युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? दारा का साथ दिया। लेकिन शाही सेना इस युद्ध में हार जाती है और जीत किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। इस प्रकार जब युद्ध में हारने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर वापस आता है तो कहते हैं कि इसकी सिसोदिया रानी ने मेहरानगढ़ किले के दरवाजे बंद कर दिए। और ये संदेश जसवंत सिंह के पास भिजवाती है कि क्षत्रिय युद्ध में मर मिट जाते हैं, हार करके नहीं लौटते हैं। और ये कह करके वो किले के दरवाजे बंद कर देती है। लेकिन कहते हैं कि जसवंत सिंह अपनी हार का बदला लेने का वादा अपनी रानी से करते हैं, तब जाकर के किले के दरवाजे खोले जाते हैं। और इस युद्ध के बाद जसवंत सिंह दारा का साथ छोड़ देता है और औरंगजेब के साथ मिल जाता है। इस प्रकार से तीसरा युद्ध होता है, उत्तराधिकारी का तीसरा युद्ध होता है जून 1658 ईस्वी में। और ये किसके बीच होता है? दारा और औरंगजेब के बीच। दारा और औरंगजेब के बीच ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी जीत किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा युद्ध कब होता है? जून 1658 में। और इस युद्ध में जीत किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। इसके बाद चौथा युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी को होता है, जिसे कहते हैं खजवा का युद्ध। क्या कहते हैं? खजवा का युद्ध। और ये युद्ध किसके बीच में होता है? सुजा और औरंगजेब के बीच में। किसके बीच में होता है? सुजा और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में भी विजय किसकी हुई? औरंगजेब की हुई। और याद रखें, इस युद्ध में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? औरंगजेब की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन किसी बात को लेकर के जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य अविश्वास पैदा हो जाता है और जसवंत सिंह औरंगजेब का खजाना लूट करके जोधपुर चला जाता है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ से नोट करनी है। ऐसे समय में जयपुर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह
के द्वारा औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच समझौता करवाया जाता है। ये बात आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और इसके बाद अंतिम युद्ध होता है 1659 ईस्वी में, अप्रैल 1659 ईस्वी में। किसके बीच होता है? ये उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध है जो कि राजस्थान में हुआ है और इस युद्ध का नाम है देवराई का युद्ध। देवराई कहाँ पे है? अजमेर में। देवराई का युद्ध होता है अजमेर में। कब होता है? अप्रैल 1659 ईस्वी में। ये उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध है जो कि किसके बीच होता है? दारा और औरंगजेब के बीच होता है। और इस युद्ध में दारा मारा जाता है और जीत किसकी होती है? औरंगजेब की होती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? ऑप्शन आपके सामने है मोहनोत नैणसी, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया और विजयदान देथा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, विजयदान देथा, विजयदान देथा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहनोत नैणसी, जो कि मारवाड़ के जसवंत सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। और इनकी दो बहुत ही बड़ी रचनाएं हैं, बहुत ही शानदार रचनाएं हैं। एक है इनकी मारवाड़रा परगनारी विगत, मारवाड़रा परगनारी विगत किसकी रचना है? मोहनोत नैणसी की रचना है। और इसे राजस्थान का या राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़रा परगनारी विगत को राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है। दूसरी रचना है इनकी मोहनोत नैणसी री ख्यात। दूसरी रचना कौन सी है? मोहनोत नैणसी री ख्यात, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है और इसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। नैणसी री ख्यात को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गजेटियर, जबकि मारवाड़रा परगनारी विगत को राजपुताने का गजेटियर कहा जाता है। कहते हैं कि जसवंत सिंह मोहनोत नैणसी को 1 लाख रुपए का गबन का आरोप लगा करके कैद में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं और वहीं पे जेल में रहते हुए नैणसी आत्महत्या कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। राठौड़ वंश की कुल देवी का नाम क्या था? यह नाम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है शाकंभरी, बिजासन माता, आशावाला और नागनेची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागनेची माता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। मारवाड़ राज्य के किस प्रकार के सामंतों को रेट यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा रेख लिख सकते हैं आप यहाँ पे, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? तो यहाँ पे मारवाड़ की बात करें तो राजवी मारवाड़ के सामंत है, सरदार, कुंपावत, राणावत, ये सभी मारवाड़ के क्या है? सामंत है। लेकिन वो सामंत जिनको रेख, हुक्मनामा और चाकरी एक प्रकार के कर हुआ करते थे, इनको 3 पीढ़ियों से इन करों से मुक्त रखा जाता था। वो सामंत कौन से थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजवी। राजवी मारवाड़ में वो सामंत हुआ करते थे जिनको रेख, हुक्मनामा और चाकरी इन तीनों करों से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, राजवी। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।